कोई बेटी श्रृंगार नहीं करती थी। और जब ये गुरुकुल की पढ़ी हुई बातें आपको बता रही हूं और मेरे जीवन पे अनुसरण की हुई बातें मैं बोल रही हूं, जब माथे में बिंदी लग जाती है और होठों पे वो लाली लग जाती है तो उस बेटी का नजरिया अलग दिशा में हो जाता है। आप बड़े समझदार हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब एक बच्चा अपने पिता के सानिध्य में होता है, एक बेटी मायके के अंदर होती है, तो वो जितनी साधारण रहेगी उतना ही उसका लक्ष्य पे उसकी निगाहें रहेगी, वो भ्रमित नहीं होगी और कोई शरारती तत्व उसको ये बोलने वाला नहीं होगा कि तू बहुत सुंदर लग रही है। मैं बेटियों को एक ही बात कहना चाहती हूं आज इस मंच से कि आपको बाहर भ्रमित करने वाले लोग मिलेंगे, आपके शरीर का मोल लगाने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको तन से कपड़ा उतार के दे दे वो सिर्फ एक माँ बाप मिलेंगे, उसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। जो अपनी रोटी में से और ये कहेगी माँ मैं विधवा माँ की बेटी हूं, उन हालातों से निकली हूं। मेरी माँ एक ही बात कहती थी कि बेटा पहले आप खाओ, मेरा तो पेट भर गया है, मैंने पहले खा ली थी। उस दर्द को उस ग्राउंड से सीखा है और वो तब खत्म होगा जब हम बच्चों के अंदर विचार पैदा करेंगे। आज हरियाणा के गांव-गांव में ब्याह शादियों में तो डीजे बजता ही बजता है। नरेंद्र भाई साहब आप सामने बैठे हो, आज घर घर में हर रोज डीजे बजता है और कैसे कैसे गाने आ गए हैं। भला मैं एक दिन मेरी गाड़ी लेके निकल रही थी और किसी शादी में पहुंची, वहां जाकर के देखा कि सारे इकट्ठे नाचने लग रहे। छोरे का ब्याह था, गाना चल रहा आज मेरे यार की शादी है। एक युवा लड़की निकली, बोली आज मेरे यार की शादी है। मैंने पूछा ये कौन? बोला बंदड़े की बेबे। फिर उसके बाद थोड़ी सी 40-45 साल की एक महिला निकली, बोली आज मेरे यार की शादी है। माया कौन? बोला बंदड़े की बुआ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद निकली एक महिला और वो भी कह रही आज मेरे यार की शादी है। मैंने कहा ये कौन? ये बोला बंदड़े की माँ। और फिर एक 80 साल की महिला खुंडा लिए हुए नाचती हुई निकलती है और वो भी कहती कि आज मेरे यार की शादी है। मैंने कहा ये कौन? बोले ये बंदड़े की दादी। मैंने कहा ताई तेरे हड़के तो रूख भी सूख लिए, यार तो खड़े रहने थे। हंसने की बात नहीं है, गौर करने की बात है कि जैसे विचार हम गानों के माध्यम से अपने बच्चों को सुनाएंगे। कभी रागनियां बजती थी कि सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में, अरे भगत सिंह का देजी घबराजा बंद मकान में। तब जाकर के फौजी तैयार होते थे, किसान के बेटे किसान तैयार होते थे। आज हमारे घरों की विचारधारा खत्म हो गई है। आज वहां गंदे गंदे गाने बज रहे हैं। आज कह रहे हैं हम खुश होकर नाच रहे हैं कि मनंगड़ों का व्याधि, और हम खुश हो रहे हैं, बारात लेके आ रहे हैं, अगले नाच रहे हैं मनंगड़ों का व्याधि। और आपको बता देती हूं कि मेरे हरियाणा पुलिस में एक एक्सीडेंट हुआ है। एक इंस्पेक्टर गुड़गांव में ड्यूटी थी, नशा करके ना सांझा ना आया क्योंकि टेंशन बहुत है पुलिस में। मैं तो अच्छा नहीं मानती उसने करके था, लेकिन कह देते ही हैं जितने भी पुरुष बैठे हैं, माफी चाहूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा नशा पुरुष प्रधानता से ही आया है। तो जैसे उसकी बहू नाच रही थी बोली मनंगड़ा का व्याधि, और उस इंस्पेक्टर ने उसकी बहू का पैर में गोली मार दी और ने बोला मैं 1 लाख रुपये महीना फद्दुए हूं जो कमाने लग रहा हूं। कहने का मेरा भाव यही है, खिलाड़ियों से ज्यादा मैं इस देश की खिलाड़ी हूं, मैंने खेल खेला है। इन खिलाड़ियों से भी ज्यादा हमारे देश के जितने भी कलाकार हैं जो गंदा गाना लिखते हैं और जो गंदा गाना गाते हैं, उनके ऊपर सबसे पहली कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायतों ने यह संकल्प लेना चाहिए। आज जब पहली दूसरी के बच्चे से पूछती हूं तो उनको किताबें याद नहीं रहती, गाने याद रहते हैं। और मैं कई बारी, मेरे बहुत सारे साथी भाई मेरे को बहन बोलते हैं, सौभाग्यशाली हूं, आज पूरे प्रदेश की बेटी और बहन होने का सौभाग्य मिला है। तो मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, माँ भाई कोई और काम कर लो, क्यों इस युवा ने बिगाड़ो हो। अपनी कलम से कोई ऐसा लिख जाओ जो दादा लक्ष्मी चंद लिख गए, दादा जगन्नाथ लिख गए, दादा जाटमेर सिंह लिख गए और दादा मुंशीराम जेटली वाले लिख गए। आज इस 21वीं सदी पे उस
उस रागनी को एक बार पढ़ के देखना, और एक एक बात हो रही है कि सदी 20वीं पाछे भाइयों ऐसा जमाना आवेगा, इतनी खिल्लत बढ़ जाएगी, मानस ने मानस खावेगा। जीटी रोड के ऊपर नीचे दो रास्ते हो जाएंगे, लोग मरेंगे कट कट कहने, फौजी दस्ते हो जाएंगे, भेड़ बकरी महंगी हो जाए, मानस सस्ते हो जाएंगे। और आज ये हालात हो रखी है। आज उस रागनी को खोल के देख लेना, वो सूर्य कवि थे जो आने वाली सदी के बारे में लिख गए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस मंच से नोट करके ले जाना, अगर आप चाहते हो हमारी युवा पीढ़ी अच्छी हो, हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारे घर का परिवेश अच्छा हो, हमारी बहन बेटियां अच्छी हो, तो संस्कार कभी नीचे से ऊपर नहीं जाते, संस्कार हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। ये हम सब ने फॉलो करना होगा। मेरे को कई बारी कई ताऊ मिल जावे, मैं घर जाऊं, मैं उस युवा ने पूछूं भाई क्या कह है, कुछ नहीं करता बहन जी। कितनी उम्र होगी? 25 साल की उम्र होगी। क्या सपने हैं? कुछ भी सपने नहीं है। बापू क्या कह रहे हैं? सरदन ताश खेला बहन जी, सांझा में पैग मार के आ जाए, और फिर 2 कामची मारा मेरी माँ का। मैं उस पिता से ये पूछना चाहती हूँ, किसी एक व्यक्ति पे नहीं बोल रही, मैं उस पिता से ये पूछना चाहती हूँ, जब उस पिता से बात करते हो कि ताऊ बेटे को क्या बनाना चाहते हो, वो कहता है कि मैं बेटे को लेफ्टिनेंट देखना चाहता हूँ। मैंने कहा ताऊ सबसे पहले आप कुछ करके दिखाइए, बेटा अपने आप लेफ्टिनेंट बन जाएगा जब खुद आप जाकर के काम करेंगे। एक समय होता था कि हमारा किसान सुबह 4 बजे उठ करके खेतों में जाता था और हम संघर्ष करते थे। मैं वो बेटी हूँ जिसने बैल भी चुकी है, मैं वो बेटी हूँ जिसने गुगू में अपने हाथों से गहरे लगा कर, बहुत सारे युवा तो गुगू का नहीं पता होगा, गुगू में तोड़ी कैसे निकलती है। 1.5 किला सांझा तक पसीना ले दिया करता, और जब उसकी तूड़ी में आकर देना तो जैसा चुरमा अच्छा मेरी कोई तकड़ी ताई अपने हाथ से बना दे, उस तूड़ी का मजा पशु को नहीं आता था। हम कर्मशील थे, आज युवा कर्महीन हो गया है। आज हम युवा को, मैं किसान की बेटी हूँ, एक एग्जाम्पल से समझा देना चाहती हूँ। एक गऊ के बच्चा पैदा होता है, हम उसको बैल बनाने के लिए एक प्रक्रिया लागू करते हैं। हम सबसे पहले उसको एक गरसेड़ी में लेके नथवाते हैं, फिर उसके बाद उसको जुए के नीचे लेके आते, गरसेड़ी के नीचे लेके आते हैं, फिर धीरे धीरे हम बरोटी उसके साथ लेके आते हैं, और फिर धीरे धीरे प्रोसेस करके हम उसको हड़ में, मुन्नी में, फिर बुग्गी में 2-2.5 साल के संघर्ष के बाद वो बैल बढ़ पाता है। और यदि उसके ऊपर काम ना करे तो क्या बन जाएगा? खग्गड़। और आज बच्चों के ऊपर काम सिर्फ पढ़ाई करी जाती है, लेकिन उनको जिम्मेवार नहीं बनाया जाता। कोई माँ बाप ये नहीं कहता बच्चों को कि बेटा शाम को आकर के इतने बजे स्कूल से आकर के खेत में पहुंचना, दुकान में पहुंचना, जहां मैं बैठा हूं वहां पहुंचना, और नहीं पहुंचा तो पिंडिया पर लगेंगे। मैं विधवा माँ की बेटी हूँ, मेरी माँ का इतना कंट्रोल था, एक ही बात कहती थी कि इतने बजे स्कूल खत्म हो जाएगा और इतने बजे रोटी खानी, इतने बजे खेत में पहुंच जाना, नहीं तो यू दरिया डंडा कामची। ये डर, ये भय बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चा मछोर है। प्यार भी जरूरी है, थोड़ा सा बच्चे को डर भी जरूरी है। आज कह रहे हैं कि नशा सिर्फ बेटों में हो गया है। आप मेरे साथ हिसाब चलिएगा, मैं भी एक दिन बड़े गर्व के साथ कह रही थी कहीं बैठी कि रोहतक में नशा है, सोनीपत में नशा है, वहां महिलाएं कलम में जाती हैं। मैं बड़े गर्व के साथ मेरे हिसार जिले की बड़ाई कर रही थी। एक भाई ने बोला बहन जी शाम ने मेरे साथ चलियो, ने बोला थोड़ी देर ठेके के पास खड़े हो जाना और देखना जितने भी पीजी बेटियों के हैं सबसे ज्यादा दारू और नशा उन बेटियों के पास जाता जो पीजियों के अंदर रहती है। ये बहुत सोचने का विषय है। ये विषय सिर्फ सोच के बैठने का नहीं है, एक पंचायत करके एक दिन का काम नहीं है। मेरी पूरी टीम, सैकड़ों युवा साथी, हम एक गांव को चुनते हैं, वह उस गांव की पृष्ठभूमि को जानते हैं, इस गांव के लोगों की सोच क्या है, इस गांव के लोगों का सपना क्या है, इस गांव के लोगों की किस उसमें विषय में रुचि है, एक एक घर को हम छानते हैं। उसके बाद एक प्रोग्राम रखते हैं, जो बच्चे एडिक्ट हैं उन बच्चों को हम डॉक्टरों के पास, पीजीआई रोहतक या हिसार में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हम उनके साथ उनकी काउंसलिंग कराते हैं, उनका इलाज करवाते हैं।
और एक बात कहते हैं कि जो बच्चा नशे में आ गया है उस बच्चे को हमने साथ में अच्छे से डीलिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है, क्योंकि वो एक बीमारी है। नशा एक बीमारी है, जैसे कैंसर एक बीमारी है, नशा एक बीमारी है। अगर हम इसको बीमारी नहीं मानेंगे तो तब तक ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये मानसिक परेशानी के कारण आता है। आज बेरोजगारी बढ़ गई है, आज युवा काम करना नहीं चाहता। हम तो वो बालक है सिर पर रोटेड हुए छिकाई का काम करे, वो छोरी है जिसने छिकाई के गोबर पाथर गोबर ढोए 25-25 डांगरा का काम करे, हम वो लड़कियां। लेकिन आज के बच्चों के पास काम नहीं है, पढ़ाई है, अकेला थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये सच्चाई है। नौकरी ना मिले, मैं आज एक बात के साथ कहती हूँ, नौकरी ना मिले कोई बड़ी बात नहीं है, और भी इतने हुनर और कला, इतने काम है। यदि इंसान कर्मशील है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ वो कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता मेरे हिंदुस्तान के अंदर। तो दूसरा, आज डीजे वाली जितनी भी ब्याहों की प्रथा बढ़ी है, और सिर्फ ब्याह वाली नहीं है, एक यूं करवा चौथ की बीमारी आ गई भाई साहब, मैं आपको बता देती हूँ। मैं कई बारी हंसती हूँ, जितनी भी चाची ताई भाभी बैठी हैं, मैं एक ही बात कहा करूँ, वहां यूं 5000 का सूट रक्षा नहीं करता। करवा चौथ में कई भाइयों के फोन आओगे मेरे पास, बहन जी दिहाड़ी कमाऊं 500 रुपये पूरे दिन के कमाऊं, तेरी बापी ने बोली पड़ोस वाली 5000 का पारेगी, मन भी 5 का चाहिए। मेरे पास काउंसलिंग के लिए फोन आते इस बात के, और फिर मैं उस भाभी से बात करती हूँ, मारी भाभी 500 का सूट से को नहीं बचा सुहाग, इस 1000 रुपया का सुतरा हेलमेट ले दिए, ये वापिस सुरक्षित घर आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ। ये इसलिए हो गए, हमारे देश आज भी आजाद नहीं है। मैं गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्रा हूँ, स्वामी दयानंद विवेकानंद के विचारों का मेरे जीवन के ऊपर बहुत असर है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ उस माँ बाप की जो अनपढ़ होते हुए मुझे एक अच्छे विचारों में ले गए, और जिन्होंने मुझे एक रेडियो के माध्यम से, एक टैप के माध्यम से, टीवी टावी हमारे घर नहीं होया करता, अच्छे विचार सुनाए, अच्छी रागनियां सुनाई, और उसका असर मेरे जीवन के ऊपर आया। तो मैं एक ही बात कहूंगी, जो 5 साल का बच्चा सीख सकता है वो 85 साल तक आदमी नहीं सीख सकता। गर्भ के अंदर जो माँ विचार रखेगी, जैसा उस बच्चे को बनाना चाहती है, गर्भ में जैसी सोच वो रखेगी, वो बच्चे का निर्माण वैसा हो जाएगा। मैं एक ही बात कहूंगी, कोई कोर्ट कचहरी नहीं न्याय कर सकती। अगर न्याय मिलना है तो हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति में होगा, वो हमने बच्चों को शुरू से देना होगा, जब वो गर्भ के अंदर हो, तब जाकर के ये बदलाव आएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और ऐसे ऐसे जन जागरण हमने घर घर में जाकर के करने होंगे। और आजकल एक बात, और मैं आपके इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं जो हकीकत है जो ग्राउंड की, आज तलाक ले रहे हैं, आज नन्हे नन्हे बच्चे खड़े हैं तलाक कोर्ट के अंदर, और एक ही बात कह रहे हैं कि माँ बाप को कि आप इकट्ठे रह लो, हम आपके साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए माँ भी चाहिए और बाप भी चाहिए। आप कल परसों एक खबर आई हुई थी, आप ये इस बात को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल परसों दैनिक भास्कर में एक खबर आई हुई थी, 2011 में एक दंपति की शादी होती है, और 1 साल में थोड़े दिन के बाद अनबन रहने लगी, उस अनबन में एक बच्चा भी पैदा हो गया। 2013 के बाद वो दोनों अलग रहने लगे, वो माँ उस बच्चे की परवरिश करने लगी, तलाक की अर्जी लगा दी कोर्ट के अंदर। वो फैसला अभी 2024 में अंतिम उसमें आया। वो जज बोला उसको, उसकी माँ को कि आपका क्या फैसला है? वो कहने लगी मेरा ये फैसला है कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। फिर उस जज ने उस पिता से पूछा कि आपका क्या फैसला है? उसने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा ये अंतिम फैसला है कि मैं भी इनके साथ नहीं रहना चाहता। वो बच्चा 11 साल का आगे खड़ा था। उन्होंने पूछा कि बेटा आप किसके साथ जाएंगे, आप बताइए, आप माँ के साथ जाएंगे या पिता के साथ जाएंगे? सुनने की बात है, उस बच्चे ने हाथ जोड़ के एक ही बात कही कि मुझे इन दोनों से तलाक चाहिए, मैं ऐसे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता। और उस माँ बाप ने, जज ने आधे घंटे का टाइम दिया, और उन दोनों माँ बाप की अकल ठिकाना आ गई, उस बालक ने वो माँ बाप इकट्ठे कर दिए। ये हुआ क्यों? क्योंकि सालिया के सामने हो गई। मेरे बापू कहते थे बेटा सालिया का कोई सामना नहीं होता, ब्याह हुए तो साली, छोरा जम में तो साली, बुआ बैठी सब तो पछली कूण में, बुआ का कोई आजता पता नहीं है। और वह साली जब छोरा जमेगा
वह घरबारी ने भी ले जाएगी, सारा सामान बहन के ले जाएगी, वो बालक कोर्ट में धक्के खाता फिरेगा। ये हकीकत है आज की। जब कोई बुआ और बेबे अगर घर में आएगी तो वो दो जो जैसा पट्टा टूटा जे बाबी देवगी, उसने भी वह ससुराल के रुपये लाओगी और बाजार में तो नया खरीद ले जाएगी। वो पट्टा टूटन तो दिखाओगी को नहीं, होगी उस सुतरा सा मेरी बाबी ने दिया। ये बेबे है, ये बुआ है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी असली धरोहर है। अगर हमने, अच्छी बात है, आगे बढ़िए, 21वीं सदी है, मोबाइल का जमाना है, बहुत तरक्की हमारा देश कर रहा है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हमारे देश की संस्कृति इतनी मजबूत है कि मैं 7 महाद्वीप क्लाइंब करके आई, अमेरिका गई, अंटार्कटिका गई, ऑस्ट्रेलिया गई, मेरे देश से मजबूत संस्कृति मैंने किसी देश की देखने को नहीं मिली। और भाई बड़े बड़े होटलों में रहने का मौका मिला, सच्ची बता दूं, नया बासी खाना, महीना का बासी, बढ़िया सबकी में पर्दे बढ़िया मिलेंगे, सारी चीज मिलेगी। लेकिन सच बता दूं, जो मेरी माँ अरहर की दाल अरहर में धर के बनाती है, जो उसका आनंद, जो उसका स्वाद है, नहीं मैंने किसी 5 स्टार 7 स्टार में नहीं आया। ये हमारी संस्कृति है। सहज पके सो मीठा होए, साधारण खाना, सादा जीवन, उच्च विचार, ये हमारी संस्कृति है। हम गुरुकुल के पढ़े हुए, हमारी गुरुकुल की शिक्षा पढ़ती थी। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान को तोड़ना इतना आसान नहीं है, ये गोली बारूदों से टूटने वाला देश नहीं है, ये देश बड़ा संगठित है, इनकी परिवार पत्ती बड़ी मजबूत है, इनकी सामाजिक ताने बाने बड़ी मजबूत है, इनकी खाप पंचायत बड़ी मजबूत है, ये देश ऐसे नहीं टूटेगा। तो बोला कैसे टूटेगा? बोला इस देश की संस्कृति को खत्म कर दिया जाए, इस देश की गुरुकुल शिक्षा को खत्म कर दिया जाए। आज 2.5 साल के बालका ने बहन के माँ वैन में फेंक दे है, उसने बेरा नहीं मेरी माँ कौन है, अन्नों का कलेक्टर बनाऊंगी। हम वो बच्चे हैं जो 5 साल तक माँ के सानिध्य में रहे, उसके आंचल में रहे, उसका दूध पिया। और मैं एक बात कहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि मेरे को अमेरिका की कंपनी ने एक बात कही थी कि अनीता बेटा आप बहुत अच्छी खिलाड़ी और इस खेल की, मैं इस मंच से कह देती हूँ, ना पिछली सरकार से ना इस सरकार से मैंने 1 रुपया नहीं लिया, बोलना सीखा, बड़ी बड़ी कंपनियों के कार्यक्रम किए और 1 घंटे के बोलने के 5-5 लाख रुपए लिए और अपने खेल पे लगाए, अपने देश को उपलब्धि देने का काम किया। अमेरिका की कंपनी बोली अनीता जी बहुत अच्छे क्लाइंबर हो आप, बहुत सारी उपलब्धि दे दी थी, 2 बार एवरेस्ट कर लिया था मैंने, और भी बहुत सारी हिंदुस्तान की चोटियां चल ली थी। उन्होंने मेरे कदमों को देखते हुए बोले अनीता जी बहुत अच्छी क्लाइंबर हो, आपको PR देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे, आप हमारे देश के बच्चों को ये ट्रेनिंग दे दो, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैंने 1 महीना अभियान करना था, जब तो मैं बोली नहीं करके ना मैं मिशन, मैंने एक ही बात कही कि इस पैसे ने तुम्हारे पास रखो, मैं मेरे देश के युवाओं के लिए काम करना चाहूंगी, मेरे देश के लोगों के लिए काम करना चाहूंगी, मेरे समाज के लिए जो मैंने सीखा है, जो मेरे दादा दादी ने मुझे सिखाया है, जो मेरे समाज ने मुझे सिखाया है, मैं उस समाज के समर्पित होकर जीना चाहती हूँ। और अंत में एक बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सब बहन भाई ब्याह दिए हैं, आज सब कामयाब है, मेरी माँ बिल्कुल खुशहाल है, डाबड़ा के खेतों में मैंने मकान बना रखा है, घर में 8-10 गायें हैं। अगर आप चाहते हो हमारा परिवेश बदले, हमारा देश बदले, तो मैं आज इस मंच से एक बात कहूंगी कि रियल में नशा खत्म करना चाहते हो तो गौ माता का घर घर में वास होना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि बिल्कुल वो समाधान होंगे। और आज बिल्कुल खुशहाल हो, कोई जीवन के अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन एक ही इच्छा है। एक ताई ने बोली अनीता बेटा ब्याह नहीं कराया, माताई बहुत दुखती रट पे हाथ लगा दिया। मैंने कहा जब मेरी ब्याह की उम्र थी तो मैं बहुत संतों थी, घरा रोटी के लाले थे, माँ बीमार थी, बहन भाइयों को पढ़ाना था, और उसके बाद मैंने यूं खेल ऐसा हाथ लगा लिया, ना सरकार की पॉलिसी, और मैं जिस का हाथ लगा लेती हूँ जिस काम को उसको छोड़ती नहीं। मैंने कहा वहाँ मेरा जीवन हिमालय की तरफ चला गया और उस हिमालय से मेरे विचार बदल गए और मुझे एक ही बात समझ में आई कि एक तो मैं अपना पेट बांध कर 2 बड़का खातिर काम करूं, एक घर खातिर मैं भ्रष्टाचार करूं, गलत काम करूं। मेरा विचार बदल गया कि मैं अपने समाज के नौजवान बेटा बेटियों के लिए काम करूंगा, अपने देश को अच्छा बनाने के लिए काम करूंगा। तो मैं अंत में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितनी भी बुराइयां हैं इनके ऊपर बहुत सारी विस्तार से चर्चा हुई, आजकल नई और जुड़ गई, मोबाइल की और जुड़ गई,
एक थोड़े दिन में मोबाइल के भी सेंटर खुला करेंगे। और ये सच्चाई है, आज छोटे छोटे बच्चे इस मोबाइल के नशे में डूब गए और ये खासकर माँ इसकी जिम्मेवार है। बालक रोया नहीं और माँ ने मोबाइल पकड़ाया नहीं। और मैं अपनी 2 लाइनों से अंत में कह करके विराम देती हूँ कि माँ, आज तो इंस्टा पे रील बनाती रहना, आज तो इंस्टा पे रील बनाती रहना, आने वाले समय में ये बच्चे आपकी रेल ना बना दे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ। तो पूरी पंचायत का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मेरी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है घर घर जा करके। और मैं एक बात कहूंगी, आज पल्ले गांठ मार कर ले जाना, एक दिन से काम नहीं चलेगा, हर दिन काम चलेगा। और जितने बड़े चाचे ताऊ बैठे हैं, आप लोग भी ये गलती कर रहे हो तो क्या करो कि अपनी गाल में बिगाड़ना आदमी कौन आ गया, पहले तो क्या कर दे कि भाई तो सैकड़ा किसका है, करता आया है। तो इन सभी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।